पॉडकास्ट फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है चीन का चंद्रमा मिशन। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मिशन चीन का है क्या, चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है और ये मिशन चंद्रमा के किस हिस्से पे भेजा गया था, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, इस मिशन में प्रयुक्त होने वाले रोबोटिक आर्म या रोबोट किस तरह से कार्य कर रहे थे और इस मिशन के जो कंपोनेंट थे वो चार कौन कौन से कंपोनेंट थे और चीन ने इसको कब स्पेस में भेजा। लेकिन इस सब की जानकारी के लिए, इस सब को जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस तरह का जो मटेरियल बनता है ये मटेरियल आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से शोधपरक मटेरियल होता है और ये जो फेमस या जो कहें ऑथेंटिक आपका विज्ञान का साइट होता है वहां से लिया जाता है और फिर इसको हिंदी में बना के आपको प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो आज का वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो है चीन का चंद्रमा मिशन। तो देखते हैं चीन का चंद्रमा मिशन आखिर है क्या। तो बेसिकली ये 2000 ईस्वी के लास्ट में हुआ है। तो चीन का चंद्रमा प्रोब या चंद्रमा जो मिशन था चांद E5 के असेंडर मॉड्यूल, देखेंगे एनिमेशन में कि असेंडर मॉड्यूल आखिर है क्या, ने दिसंबर 2020 को 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीजिंग टाइम में चंद्रमा की सतह से वो उड़ान भरा और 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पे वापिस आ गया, अर्थात जो सैंपल जो नमूना चांद की मिट्टी का लाना था उसको वो ले आया। तो प्रोब ने 2 दिसंबर को चंद्रमा की मिट्टी तो 3 को वहां से उड़ान भरा था, लेकिन उससे पहले 2 तारीख को ये तकरीबन 10 बजे वहां सारी मिट्टी का नमूना लिया, फिर उसको सील किया और ये जो मिट्टी के नमूने लिए गए थे वो चंद्रमा का जो हिस्सा है उस हिस्सा को कहते हैं ओसेनस प्रोसिलेरम से लिया गया था। अगर इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको है ओशन ऑफ स्टॉर्म, अर्थात तूफान का महासागर। तो चलिए ये था, ये यहाँ से लिया गया। तो चलिए हम देखेंगे कि ओसेनस प्रोसिलेरम या ओशन ऑफ स्टॉर्म या तूफान का महासागर किसको कहा जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लें। तो ओसेनस प्रोसिलेरम के विषय में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो ये जो है ओसेनस प्रोसिलेरम, जिसका ये ओसेनस प्रोसिलेरम लैटिन है जिसका अर्थ है तूफानों का महासागर, और ये कहाँ है, चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल चंद्र धब्बा है। जब हम चांद को यहाँ से देखते हैं पृथ्वी से तो सबसे बड़ा धब्बा जो है ये है ओसेनस प्रोसिलेरम, अर्थात ये एकमात्र इतना बड़ा धब्बा है जिसको महासागर की उपाधि दी गई है। तो इसे अपने आकार के कारण, चूंकि ये काफी इसका आकार बड़ा है, तो एकमात्र है जो ओसेनस कहा जाता है, इसके ओसेनस प्रोसिलेरम। ओसेनस प्रोसिलेरम की बात अगर करें तो यह चंद्रमा पर सबसे बड़ा धब्बा है और इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें और लंबाई देखें तो इसका अगर हम लंबाई देखें तो 2500 किलोमीटर से अधिक में ये फैला हुआ है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें ओसेनस प्रोसिलेरम का तो तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर या 40,000 वर्ग किलोमीटर में है, या उसको अगर हम मील में देखें तो 40 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और अगर उसको मील में देखें तो वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर से वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर इसका कुल चंद्रमा का प्रतिशत देखें तो यह 10.5% है पूरे चंद्रमा। तो ये पूरे चंद्रमा का है 10.5%। तो ये है आपका ओशन प्रोसिलेरम। लेकिन हम देखेंगे चांद का एक फिगर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये ओसेनस प्रोसिलेरम आखिर। तो
चलिए हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा इसका फिगर है ओशियनस प्रोसिलेरम। तो ये चांद का अगर देखेंगे तो चांद की ये इस तरह से आपको धब्बा दिखाई देगा आसमान में। लेकिन अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, चांद के बारे में और फिर विभिन्न खगोलीय पिंड, तो इस पे हमारा शॉर्ट वीडियो आप अवश्य देखें। उस पर हम सारी चीज का जिक्र करेंगे, सारी चीजों का, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि चांद पे ये सारे धब्बे हैं, इसका नाम कौन देता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, अगर ये सब जानना चाहते हैं और विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जूम क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ये चंद्रमा का पश्चिमी किनारा है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये चंद्रमा का साउथ पोल हो गया। ये देखिए खुरदुरा आपको, यही हमारा जो चंद्रयान का 2 मिशन था जो फेलियर हो गया, और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल है। तो ये जो है ओशन प्रोसिलेरम, ये जो है यहाँ पे ये, और ये है आपका कोपरनिकस क्रेटर, ये है आपका टाइको क्रेटर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ है आपका ये टाइको क्रेटर है, कोपरनिकस क्रेटर है। इसी तरह से ये ओशन ऑफ स्टॉर्म है। ये इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सी ऑफ स्टॉर्म, तो सी ऑफ स्टॉर्म अलग है, ओशन ऑफ स्टॉर्म अलग है। अगर और जानना हो चांद के बारे में आपको तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो को जरूर देखेंगे, और इसके लिए क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे देखते हैं, और आगे है हमारा चंद्र नमूने को पृथ्वी पर लाया गया। ये जो चांद E5 था, उसने चांद के नमूने को किस तरह पृथ्वी पर लाया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह नमूना पृथ्वी पर 16 दिसंबर 2020 को लाया गया, और ये लाने के बाद ये एक ऐतिहासिक क्षण हो गया, क्योंकि यह 1976 के बाद, जब सोवियत संघ का लूना 24 यानी जो लास्ट चंद्रमा पर से सैंपल लाने वाला था, चंद्रमा का लैंड था, उसका नाम था लूना 24। ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि लास्ट वाला कौन था, फर्स्ट कौन था, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मिशन के बाद यह पहली बार पृथ्वी पर नमूना लाया, यानी कि जो सोवियत संघ का था, उसके बाद 16 दिसंबर 2000 को ये। अब फिर आर्मिटीज मिशन होगा तो वो एक अलग होगा, उसके बारे में हम लोग भी थोड़ा सा चर्चा तो करेंगे ही। जब चंद्रमा का है तो चंद्रमा के नमूने लेने के क्या तरीके थे, क्या तरीके अपनाए थे जो चाइनीज रोवर थे, उसके क्या तरीके, उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें जो था वो चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के अनुसार नमूने लेने के 2 तरीकों का इस्तेमाल किया गया। एक में रोबोटिक आर्म का यूज किया गया, और दूसरा में ड्रिलिंग मशीन, यानी उसी जो लैंडर था उसमें 2 चीज लगी हुई थी। एक तो उसके सरफेस पर से कलेक्ट कर रहे थे, दूसरा उसके अंदर ड्रिलिंग करके, खुदाई करके उसके अंदर से मिट्टी ले रहे थे, और दोनों सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो आया। ये सारी चीजें हम लोग एनिमेशन में देखेंगे, तो आप बने रहें और आप दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन आखिर था क्या। तो ये जो था आपको 24 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था चाइना का ये मिशन, और ये मिशन आपको चाइना का सबसे हैवी रॉकेट में से एक है, लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च करने के बाद ये देखिए, ये सबसे, अब ये जो चंद्रमा का गया, ये जो था चाइना का जो था, ये 6ठा मिशन था चाइना का जो चांद पे जाने वाला था। लेकिन जो सैंपल रिटर्न है, यानी वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस लाने का ये पहला प्रयास था, और ये काफी महत्वपूर्ण था। ये वैसे तो ओवरऑल आप देखें तो 6ठा है, लेकिन सैंपल लाने के लिए ये आपको पहला प्रयास था। ये भी हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, इसमें तकरीबन आप देखेंगे
तो ये एक प्रोडक्शन मिशन जो है, आप देखें तो इसमें ये देखें ना, तो इसका ये जब लैंड कर रहा था तो इसमें 4 आपका ये मॉड्यूल लगे हुए थे, यानी इसके 4 पार्ट थे, 4 मॉड्यूल लगे हुए थे, 4 नहीं 5 थे। तो इसमें था क्या, एक ऑर्बिटर था, 4 कौन थे, एक ऑर्बिटर था, दूसरा सैंपल रिटर्न कैप्सूल था तो पृथ्वी पे वापस आया, तीसरा लैंडर था और चौथा एसेंट व्हीकल था। ये 4 इसमें लगे हुए थे, जो ये 4, तो इसमें क्या क्या थे, 4 थे लगे हुए, ये भी आपको जानना चाहिए। तो अब ये देखिए, और ये जो गया तो चांद पे गया, चांद पे कहा जाना था इसको, ओशन प्रोसिलेरम। ये जो सबसे बड़ा दाग है, सबसे बड़ा जो ये गड्ढा है, वो ओशन प्रोसिलेरम कहलाता है, जो जिसकी चर्चा हमने अभी किया है। तो ये जब गया तो तकरीबन आप देखें तो यहाँ अब देखिए ये सेपरेट हो गया, असेंबल हो गया, असेंडर और लैंडर, और इसके अंदर ये आपका ऑर्बिटर हो गया, और ये आपका लैंडर है, और ये असेंडर, असेंडर, लैंडर, और अब फिर ये असेंडर जो था वो फाइनली ये ओशन प्रोसिलेरम पे आके लैंड किया गया। अब ये जब लैंड किया तो यहाँ इन्होंने 2 काम किए। एक तो इन्होंने ड्रिलिंग की, ड्रिलिंग, इस सरफेस का इन्होंने ड्रिलिंग, यहाँ इन्होंने ड्रिलिंग की, और दूसरा जो था वो आपका रोबोटिक आर्म से ये ऊपर से कनेक्ट, और इस तरह से सैंपल लेने के बाद ये जो लैंडर था वो वही रह गया, और जो असेंडर था वो सैंपल लेने के बाद, कैप्सूल को लेने के बाद रिटर्न हो गया ऑर्बिटर। अब ये देखिए, अब ये जो था यहाँ ऑर्बिटर के पास आया, और ये ऑर्बिटर में यहाँ डिटेक्ट, और डिटेक्ट हो जाने के बाद, मतलब जोड़ने के बाद, वो जो कैप्सूल था वो इसके अंदर ऑर्बिटर के अंदर डाल दिया। अब ये वहां जो था, अब ये ऑर्बिटर चला फिर पृथ्वी, और फाइनली ये आपको ऑर्बिटर भी इससे डिटैच हो गया, और कैप्सूल को रिटर्निंग हाई स्पीड सेमी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री से ये चाइना के न्यू मंगोलिया, जो अब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लैंडिंग साइट जो था वहां पे लैंडिंग किया, कैप्सूल लैंडिंग एट डोंगली लैंड साइट इन द न्यू मंगोलिया का ये एरिया था, वहां वो ये लैंडिंग, ये जो था आपको, तो इस तरह से ये लैंडिंग करके सैंपल है। अब सैंपल आ चुका है 16 दिसंबर 2020 को आ चुका है। अब इस सैंपल का जब एनालिसिस होगा तब पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज पाए गए थे और क्या क्या चीज थे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, और आगे जो हमारा सेक्शन है कि वैश्विक मान्यता की चीन की, चीन ऐसा कर क्यों रहा है। आप देखेंगे अभी चीन ने मार्स मिशन किया है, ये कर रहा है, और स्पेस यहाँ तक कि आपको पता ही है कि हाल ही में उसने अपना अलग का स्पेस स्टेशन बनाया है। तो इस अलग स्पेस स्टेशन बनाने का, इस अलग स्पेस स्टेशन बनाने का इस तरह से वो क्यों कर रहा है, वो चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे उसका रिकॉग्नाइजेशन हो, विश्व में स्तर पे उसको मान्यता मिले। तो विशेष रूप से चीन चंद्रमा का एक प्रमुख तकनीकी जो टेक्निक शक्ति है वो, और एक जो आपको जीव स्थानिक आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स है, उसके आधार पे भी वो अपने आप को मजबूत और ताकतवर करना चाहते हैं। तो क्या चीन अकेला है? नहीं। तो चंद्रमा का जो खोज हो रहा है, चंद्रमा की जो खोज रहा है, उसमें चीन अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और बहुत सारे देश शामिल है।
तो चीन अपनी चंद्र खोज में अकेला नहीं है। अमेरिका ने भी चांद पर लौटने के लिए एक प्रतिबद्ध योजना किया है जो आर्टेमिस मिशन है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो हमारे इसी चैनल में पुराने वीडियो दिए हुए हैं आर्टेमिस लूनर गेटवे के बारे में, उसमें सारा डिटेल है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है निवर्तमान अमेरिकी प्रशासन, अभी जो अमेरिकी प्रशासन जो जो बाइडेन का है और पहले जो ट्रंप का था, दोनों यही कोशिश कर रहा है कि 2024 तक हम इंसान को चांद पे भेज सके और उसका रहने का अस्थायी आवास बना सके। तो 2024 तक नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम के माध्यम से अमेरिकी जो है अपना उद्देश्य बनाया है कि चांद पे जाएंगे, लौट के आएंगे, सैंपल वगैरह लाएंगे। उसी तरह से पिछले अक्टूबर में आप देखेंगे जो 2020 का अक्टूबर गया है, उसमें जेफ बेजोस ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, ड्रैपर और लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुपन की साझेदारी में अमेरिकी मिशन के लिए चंद्र लैंडर बनाने की बोली लगाएगी। जो लैंडर अभी आर्टेमिस मिशन में आपने देखा होगा, उस पे काम शुरू हो जाएगा। उसी तरह चंद्रमा का आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लोग इस तरह से क्यों कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा पे जाने का, तो इसका व्यावसायिक मूल्य है, बड़ा मूल्य है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो नासा और अमेरिकी प्रशासन दोनों पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के वाणिज्यिक मूल्य को पहचानते हैं। तो इस साल अप्रैल में देखेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव इससे मतलब कार्यकारी आदेश जारी किया गया अमेरिका द्वारा, जिसमें चंद्रमा पे खनन और उसके अन्य खगोलीय पिंडों पर उसके संसाधन को उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो असल बात यह है कि जो स्पेस माइनिंग है ये उसके लिए ये था कि स्पेस का यूज हम कमर्शियल नहीं करेंगे, ये आउटर स्पेस ट्रीटी में। अब आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आप लोग बहुत कम चैनल अभी सब्सक्राइब किए हैं, लगभग आप लोग कर ही नहीं रहे सब्सक्राइब। इसका मतलब ये है कि आप लोग सीरियस नहीं है, तो नहीं है तो आप जान लीजिए जो हिंदी माध्यमों वालों की दुर्दशा है, हो सकता है इससे भी बदतर दुर्दशा आप लोगों की हो जाए। इसीलिए आप लोग को अगर चाहिए कि इंग्लिश वाले से कम्पीट करना, तो जो मटेरियल इंग्लिश में होता है उस पर आप लोग सीरियसली मेहनत, तो जो भी मेहनती स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर इस पे देखें। अगर आप चाहें तो आप हमारे जूम क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी मेहनती स्टूडेंट है उसके लिए हम सदैव हाजिर है इसके काम करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे है हमारा चंद्रमा में कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में। अब ये जो चंद्रमा पे कौन से प्राकृतिक संसाधन है, कितने हैं, इसके लिए जो हमारा जो है जो चंद्रमा अंतरिक्ष खनन, उस पर भी एक वीडियो आ चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत विस्तृत मात्रा में ये सारी चीजें दी हुई है, लेकिन चलिए इसमें हम संक्षेप रूप में करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि कुछ प्राकृतिक, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें हीलियम 3 है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बहुत सारे कीमती धातु आपको चंद्रमा पे मिलते हैं। तो एक अधिक आशाजनक विचार ये है कि आंतरिक संसाधनों का उपयोग करना होगा, और चूंकि अब हो सकता है कि आउटर स्पेस जो ट्रीटी है उसमें कुछ संशोधन हो जाए, उसमें कुछ कन्वेंशन हो जाए, उसमें कुछ नया प्रोटोकॉल बने, क्योंकि अब पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें खनन हो चुकी है। तो हो सकता है आगे इसके लिए कोई नए द्वार खुल सके। तो यह सब ध्यान में रखने की जरूरत है जब सब चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अब देखते हैं जो मिशन अभी चल रहा है, जैसे चाइना ने लाया है, तो इसके नमूने के विश्लेषण से क्या परिणाम निकलते हैं, इसमें क्या क्या खास चीज है जो चंद्रमा की मिट्टी में पाया जाता है, इस पे भी जब शोध के बाद आएगा रिसर्च, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए ये था हमारा चीन का चंद्रमा मिशन। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी कि चंद्रमा मिशन क्या है, अंतरिक्ष खनन के बारे में भी हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा के कितने पार्ट है। अगर और विस्तृत रूप से देखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हम जानते हैं आप लोग देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत ही ये है, चूंकि आपको हम पैसे तो नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं। इसी का अगर हम कोचिंग क्लास में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप इसी टाइप के कोचिंग का आप देख लीजिए, कोई कोचिंग का मटेरियल स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल ताकि इतनी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, और अगर होगी तो उसका आप देखेंगे कि 2 लाख 2.5 लाख आपका फीस हो। तो अब आप समझिए, आपको इतना अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर हमको चैनल बंद करना पड़ेगा। तो फिर घाटा किसको होगा? आपको।
जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए वे फिर आपसे 1.5 लाख वसूले और फिर आप देंगे आराम से 1 लाख 1.5 लाख दे देंगे या फिर बाद में हमको फोन करेंगे, सर देखिए हमको तो कोचिंग वाला नहीं ऐसे कर दिया। उस वक्त हम भी मदद नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट हमको कह रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो हमको भी ठगते हैं आपको भी ठगते हैं, इसीलिए सीधा आप स्टूडेंट से जुड़िए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1972 में यूएस अर्थात अमेरिका अपोलो 17 मिशन के बाद चांद ही चंद्रमा पर नमूने लाने वाला पहला मिशन। असल जो मिशन आप देखेंगे अपोलो 17 है जिसमें लास्ट मैन ऑन मून था, उसमें ये लास्ट मिशन था, आप जानते ही हैं। इसके बारे में हमने आपको अंतरिक्ष खनन वाले में से बताया है। उसी तरह ओशन प्रोसिलेरम चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल चंद्र थपड़ा है, ये दूसरा कथन है। उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह के टॉपिक से अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इस पूरे टॉपिक को जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, इसमें सारी चीज मैंने सिर्फ बोल के भी नहीं बल्कि आपको पूरा लिखित विवरण भी आपको दे रहे हैं, जिससे आपको और सहूलत और सुविधा मिल जाती है। और ये सारी चीजें जो आपको भले ही आधा घंटा का ये वीडियो होता है, लेकिन इसको करने में 24 से लेकर 18 घंटा तक का मेहनत करना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन जो है वो है अगले पिछले प्रश्न का उत्तर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडलीय नदियां तूफान को अधिक तीव्र बनाती हैं क्योंकि वो अधिक जलवाष्प प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है। वो अधिक मॉइस्ट एयर को उसमें डालती है। दूसरा चीज है वायुमंडलीय नदियां पृथ्वी के वायुमंडल की ठंडी नम हवा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? ये ठंडी नहीं है, ये गर्म है और इसी गर्म की वजह से वो पोलिनिया बना था, जो हमने बताया था कि विशाल छिद्र पोलिनिया होता है। और पोलिनिया क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसके लिए आप हमारे वीडियो देखें कि हवा में अदृश्य आकाश की नदियां, तो ये वायुमंडल में किस तरह से आकाश की नदियां या आसमान में भी नदियां हो सकती है, तो इसके बारे में अगर जानना हो आप हमारे चैनल पे जाएं और देखें। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक। तो इसका उत्तर आपका सीधा हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका उत्तर आपका हो गया तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, चीन का चंद्रमा मिशन। इसमें हमने चीन के चंद्रमा मिशन के बारे में जाना, उसने सैंपल कैसे लाया उसके बारे में जाना, चीन के मिशन में कौन से 4 मॉड्यूल शामिल थे उसके बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया और देखा कि इसके मॉड्यूल और इसका एनिमेशन भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसने सैंपल कलेक्शन किया और किस तरह वो वापस पृथ्वी पे आए। तो ये सारी चीजों को आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, अपने दोस्तों को फैलाएं, ताकि जो भी हमारे विद्यार्थी है, जो भी होनहार विद्यार्थी है, खास करके हिंदी बेल्ट वाले के लिए, अब आप लोग का हिंदी बेल्ट वाले का चैलेंज है कि जो पिछले कई वर्षों से हिंदी वाले टॉप आईएएस नहीं बन रहे, आईपीएस नहीं बन रहे, इतना आप हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी जो हिंदी में टॉपर है उसका देखिएगा रैंक कितना रहता है, किसी का 600, किसी का 500, किसी का 300। कहां से आप आईएएस करेंगे? आप टॉप 100 में आएंगे ही नहीं। और टॉप 100 में क्यों नहीं आते? क्योंकि आप पीटी नहीं पास करते हैं, आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं। लगातार एक बार ग्रेविटेशनल वेव्स पूछ दिया, आप अगले बार उसको पढ़ाएंगे, फिर उसने लीगो इसके इलिसा पूछ लिया। हो सकता है इस बार ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो हमारा आ चुका है इंग्लिश में, वो हिंदी में भी आने वाला है, लेकिन इंग्लिश वाले तो खूब देख रहे हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा व्यू हमारा इंग्लिश वाले का है, चाइना का जो रोवर है, लेकिन आप लोग हिंदी वाले देखते नहीं। आप लोग को सिर्फ वो गाना और जोक चाहिए, तो ठीक है गाना और जोक दीजिए, फिर आईएएस बनना भूल जाइए।
तो इसीलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सीरियस हैं। हम जानते हैं बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट हैं हमारे जो जिस उसी के अनुरोध पे मैंने हिंदी में शुरू किया, ठीक है। तो इसको आप जरूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत